नमस्कार दोस्तों, चलिए लेकर के आ गए हैं एनटीपीसी के लिए दोस्त ये प्रैक्टिस सेट नंबर 30। दोस्त ये टेस्ट जो हुई थी 30 नंबर वो पिछले दिन हुई थी, उसी का आज क्या है कि यहाँ पे डिस्कशन कराने वाले हैं। ठीक है, तो जितने लोगों ने टेस्ट में पार्टिसिपेट किए हैं दोस्त शुरू से अंत तक के बने रहिएगा, क्योंकि लास्ट में आप लोगों का क्या करेंगे कि स्कोर कार्ड भी दिखाएंगे और इसमें जितने भी क्वेश्चन दिए गए थे टेस्ट में उन सबका एक एक करके डिस्कशन भी कराएंगे। ठीक है, तो जो लोग नए होंगे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिएगा। ठीक है, और आपको बताएंगे कि आप टेस्ट में कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर आप भी टेस्ट देना चाहते हैं एनटीपीसी के लिए, जीके जीएस के लिए, तो दे सकते हैं। कैसे पार्टिसिपेट करना है ये लास्ट में आपको हम बता देंगे। ठीक है, फिलहाल क्या कर लेते हैं दोस्त कि जितने भी क्वेश्चंस इस टेस्ट में दिए गए थे उसको एक एक करके हम पहले डिस्कस करा देते हैं। बने रहिएगा अंत तक के, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट है और आपके एनटीपीसी के जो एग्जाम होने वाली है उसमें आने की संभावना बहुत ज्यादा है, क्योंकि इसमें जो दिए गए क्वेश्चन कई जो है बार बार पूछे भी जा चुके हैं और पूछे भी जाते हैं। तो उसी तौर पे जो है क्या किया जाता है कि आपका टेस्ट प्रोवाइड कराया जाता है। तो टेस्ट के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए कि इसमें क्या होता है ना कि 40 क्वेश्चन दिए जाते हैं, जिसे 10 मिनट में क्या होता है कि सॉल्व करना पड़ता है 40 क्वेश्चन को। ठीक है, तो 10 मिनट में आप 40 क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, उसका अगले दिन क्या होता है कि डिस्कशन कराया जाता है। तो उसी तरह से लेकर के आए हैं। तो अगले दिन क्या करेंगे कि 30 है, अगले दिन 31वां जो है टेस्ट होगा, उसी का डिस्कशन कराएंगे। तो जाकर के टेस्ट दे लीजिएगा। पहले क्या कर लीजिए कि देख लीजिए इसमें 30 टेस्ट नंबर जो है ये 30 है, तो इसमें जितने क्वेश्चन डाले गए थे उसको हम एक बार डिस्कशन करा देते हैं। ठीक है, चलिए इसमें देख लीजिएगा, आपको दिखा देते हैं क्वेश्चन की। यह क्वेश्चन नंबर पहला है जो टेस्ट का दिया गया है। इसमें दे दिया कि कोई साइकिल सवार किसी ओर घूमता है तो वह क्या होता है। मान लीजिए कि कोई साइकिल सवार है, इस तरह से अगर साइकिल मूव कर रहा है तो साइकिल मूव करेगा तो किस ओर वो घूम जाएगा, ये चीजें जानना है, किस ओर मुड़ जाएगा। तो जैसे ही आप सर्किल की ओर जो है साइकिल अगर राउंड मारिएगा तो वो क्या होगा कि आप सेंटर की ओर थोड़ा सा घूम जाइएगा। क्या होगा कि सेंटर की ओर, मतलब कि केंद्र की ओर, अंदर की ओर क्या होगा कि आप मुड़ जाइएगा। ठीक है, तो ये इसमें जो आपका आंसर होगा, ये करेक्ट आंसर होगा कि अंदर की ओर झुक जाइएगा। अब अंदर की ओर झुक जाते हैं साइकिल चलाते समय, लेकिन गिरते नहीं है। क्या होता है कि आप बैलेंस बना करके रखते हैं। तो वो बैलेंस जो होता है वो किस वजह से बनता है, ये सेंटर की ओर जो बल लगता है वो कौन सा बल आखिर अप्लाई करता है, जिसकी वजह से आप बैलेंस बने रहते हैं, राउंड राउंड घूमते भी रहते हैं। तो देखिए ये जो सेंटर पे बल लगता है उसको हम लोग अभिकेंद्र बल कहते हैं। क्या बोलते हैं, अभिकेंद्र बल बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, जिसको सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स होता है और इसी की वजह से क्या होता है कि आप जो है राउंड घूमते हैं तो आप गिरते नहीं है, एक बैलेंस बना करके चारों ओर जो है घूमते रहते हैं। तो सेंटर की ओर लगने वाला, या इसे नॉर्मली याद रखिएगा कि सेंटर की ओर लगने वाले फोर्स को हम लोग जो है सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। और सेंटर से बाहर अगर बल लगता है तो वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है, अपकेंद्र बल जिसको कहते हैं। और उसी के सिद्धांत पे, अपकेंद्र बल के सिद्धांत पे आपको पता ही है कि दूध से क्या होता है कि मक्खन निकाल लिया जाता है। ठीक है, तो ऐसे सवाल आते रहते हैं। चलिए नेक्स्ट आपको दिखा देते हैं क्वेश्चन। देखिए सेकेंड नंबर ये क्वेश्चन दे दिया है कि इनमें से जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका टेम्परेचर क्या होता है। आपको पता है कि जल जब ऊंचाई से गिरेगा तो उसका टेम्परेचर क्या होगा। टेम्परेचर में क्या होगा दोस्त की वृद्धि हो जाएगी। क्या होगा, वृद्धि टेम्परेचर में। अब मान लीजिए कि कोई ये वाटर है, ये जल है, मतलब कि पानी है, ये स्टोर है, यहाँ पे ये स्टोर है। तो इसमें जान लीजिए कि ये क्या होता है कि स्थिर अवस्था में रहता है। ये क्या रहता है, स्थिर अवस्था में रहता है। तब इसके टेम्परेचर, जैसे ही इसमें से क्या होगा कि पानी जो है गिरना शुरू हो जाएगा। जैसे ही पानी गिरना शुरू हो जाएगा, ये पानी क्या होता है कि गतिज ऊर्जा में आ जाता है, गति में आ जाता है। और गति के कारण इसमें क्या बनता है कि गतिज ऊर्जा बनता है, गतिज ऊर्जा बनता है, जिसकी वजह से ये पानी क्या होता है कि पानी जो है ये गर्म हो जाता है गतिज ऊर्जा की वजह से। ठीक है, तो इसका टेम्परेचर क्या हो जाता है कि बढ़ जाता है, जबकि यहाँ पे टेम्परेचर कम होगा। जब पानी गिरता हुआ रहेगा उस कंडीशन में क्या होगा कि पानी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। ध्यान रखना ये चीजें। ठीक है, किसके वजह से बढ़ेगा, तो गतिज ऊर्जा की वजह से बढ़ेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। ये टेस्ट का तीसरा नंबर है। कहता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश कहां से कहां जाती है। देखिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब होता है, जब प्रकाश क्या होता है कि संघनन माध्यम से निकल करके विरल माध्यम में प्रवेश करती है, अब फिर विरल माध्यम से निकल करके वो संघनन माध्यम में पुनः वापस आ जाती है। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि ये शीशा हो गया, सपोज दैट मान लीजिए कि ये शीशा हो गया। तो यहां से प्रकाश जब आती है तो यहाँ पे मुड़ती है, फिर यहां से क्या होती है कि ये बाहर निकल जाती है। तो ये मेरा क्या होता है कि संघनन माध्यम होता है। ये क्या होता है, संघनन माध्यम होता है ये। और यहां से क्या होता है कि ये विरलन माध्यम में प्रवेश करता है, ये विरल माध्यम में, और विरल माध्यम में प्रवेश करके फिर यह संघनन माध्यम में क्या होता है कि बाहर निकल जाता है। तो ये क्या करता है कि ये जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है इसमें। ठीक है, तो ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन जैसे कि होता है किसमें, तो ये आपको हीरा से कांच में देखने के लिए मिलेगा, जिसकी वजह से हीरा क्या होता है कि काफी चमकीला भी होता है। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की वजह से। ठीक है, ध्यान रखना है।
नेक्स्ट देख लीजिए, अगला दे दिया है कि प्रकाश में ध्रुवण की घटना से यह सिद्ध होता है कि प्रकाश तरंगे क्या है। देखिए प्रकाश तरंगे जो होता है ध्रुवण की घटना, पोलराइजेशन की बातें कर रहा है इसमें। तो पोलराइजेशन में आपको देखने के लिए क्या मिलेगा कि उसमें जो तरंग और उसके पार्टिकल्स जो होते हैं, वेव एंड पार्टिकल्स दोनों समान होते हैं। क्या होते हैं? वेव एंड पार्टिकल्स, मतलब कि आपके तरंग और कण दोनों समान आपको देखने के मिलेगा ये प्रकाश के ध्रुवण की घटना में। अब प्रकाश के ध्रुवण की घटना किसको कहते हैं? कभी कभी पूछ लेगा एग्जाम में, तो इसको ध्यान में रखना है कि प्रकाश में ध्रुवण की घटना किसे कहते हैं। जब प्रकाश, ध्यान रखिएगा, जब प्रकाश क्या होता है कि लंबवत रहता है। क्या होता है? लंबवत रहता है। लंबवत रहता है तो ये क्या होता है कि पोलराइजेशन दिखाता है। ये पोलराइजेशन दिखाता है, मतलब कि ध्रुवण की घटना दिखाता है ये, इसको ध्यान में रखिएगा। और जब प्रकाश लंबवत नहीं होगा तो ये क्या होगा कि ध्रुवण की घटना को नहीं दिखाएगा। प्रकाश लंबवत होना चाहिए। अब जैसे कि आपको बताते हैं पोलराइजेशन के बारे में, जैसे यहाँ पे देख लीजिए, ये पोलराइजेशन की घटना की आपको बता देते हैं कि ये पोलराइजेशन है। इसमें जब प्रकाश चलती है तो यहाँ पे देखिए ये क्या है कि ये लंबवत है, ये क्या है कि ये लंबवत है। ये तो यहाँ पे क्या है कि ये ध्रुवण की घटना को दिखाता है। ये ध्रुवण की घटना को दिखाएगा, ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। और ये क्या है कि लंबवत नहीं है, ये क्या है कि लंबवत नहीं है, ठीक है। तो ये क्या होता है कि यहाँ पे अध्रुवण होता है। क्या होता है? अध्रुवण होता है। यहाँ पे ये ध्रुवण नहीं होता है, जबकि यहाँ पे क्या है कि ये लंबवत होती है। ये तो ये लंबवत ऐसे ही क्या होती है कि ये प्रकाश ऐसे लंबवत क्या होती है कि चलती रहती है, तब ये पोलराइजेशन यानी कि ध्रुवण की घटना को दिखाता है। नहीं तो ऐसे अगर चलेगा, जिगजैग अगर चलेगा, इसमें लंबवत नहीं होगा, उस कंडीशन में ये ध्रुवण की घटना को नहीं दिखाएगा, ठीक है। इसको ध्यान में रखिएगा क्योंकि पूछे जाते हैं ये सवाल। चलिए अगला नंबर देख लीजिए। अगला नंबर दे दिया है कि निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसने भारतीय मिसाइल प्रौद्योगिकी का पिता कहा जाता है, ठीक है, जिसे मिसाइल मैन भी कह सकते हैं हम। तो हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि एपीजे अब्दुल कलाम साहब को कहते हैं। किसे? एपीजे अब्दुल कलाम साहब को कहते हैं, जो 11वां राष्ट्रपति भी थे। 11वां राष्ट्रपति भी थे, एक राजनीतिज्ञ भी थे, ठीक है, कह सकते हैं राजनीतिज्ञ, ठीक है, ये भी थे। दूसरा वैज्ञानिक भी थे और राष्ट्रपति तो थे ही, ठीक है। तो ये एपीजे अब्दुल कलाम साहब को क्या कहते हैं हम लोग, जो है ये मिसाइल प्रौद्योगिकी का पिता कहा जाता है, क्योंकि मिसाइल के क्षेत्र में बहुत सारे काम किए थे इन्होंने, ठीक है। मिसाइल मैन के नाम से भी जानते हैं। अगला देखिए, कहता है कि कोयले के किस प्रकार के मूल पादप द्रव में अभिज्ञ अवशेष पाए जाते हैं। मतलब कोयले के किस किस्म में जो होता है ये पादप या कहिए कि अवशेष जो है पाए जाते हैं, ये कहा जा रहा है पादप के द्रव का अवशेष पाया जाता है, ठीक है। जैसे कोयला निकालिएगा, या उसको कहिए कि कोयला का मतलब कि प्रारंभिक रूप कहिए, एक तरह से कोयला का एक तरह से प्रारंभिक रूप कहिए, वहां से निकलता है। उसके बाद कोयला जो है कैटेगराइज, अलग अलग उसका कैटेगरी यानी कि वर्गों में डिवाइड किया जाता है। तो वो होता है पीट। कौन होता है? ये पीट होता है, ठीक है। इसमें सबसे कम जो होता है कार्बन के प्रतिशत मात्रा होता है। सबसे अच्छा इसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा जो है एंथ्रासाइट को माना जाता है, ठीक है। तो सबसे अच्छा कोयला ये होता है, सबसे ये इसमें ये सबसे मतलब कि नीचे कैटेगरी वाले में ये पीट आता है। इसी में जीव द्रव्य या पादप उदप का क्या होता है कि निशान देखने को मिलता है। जैसे कि मान लीजिए कि पत्ता हो गया, पेड़ का पत्ता हो गया, या पेड़ हो गया, पेड़ की जड़ हो गई, पेड़ की जड़ हो गई, ये सभी क्या होते हैं कि आपको जो है इस कोयला पीट जो कोयला निकलता है तो एक उसमें जो है पूरा चीज आपको देखने के लिए मिलता है, ठीक है। इसको ध्यान में रखना है। चलिए अगला नंबर देखिए, कहता है कि इलेक्ट्रॉनिक्स परिपथ में डीसी को ब्लॉक करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा परिपथ जो है एलिमेंट प्रयोग किया जाता है, मतलब कि डीसी को ब्लॉक करता है, ठीक है। मान लीजिए कि यहां से कोई जो है अगर जा रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे कुछ ऐसा चीज होगा जो डीसी को ब्लॉक कर देगा। तो यहाँ से एसी जा रहा है और प्लस डीसी जा रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या करेगा, सिर्फ एसी को अलाउ करेगा। क्या करेगा? एसी को कहेगा भाई एसी अलाउ जाओ, लेकिन डीसी को कहेगा कि डीसी नॉट अलाउ, डीसी नॉट अलाउ, डीसी को जाना मना है, डीसी नहीं जाएगा, एसी जाएगा। तो आखिर यहाँ पे लगा क्या होता है जो उसको जो है बैन करता है। देखिए वहां पे जो लगा होता है आपको बताते हैं कि कैपेसिटर। यहाँ पे क्या होता है, ये कैपेसिटर होता है, ध्यान रखना है ये चीजें। कैपेसिटर होता है जो डीसी को क्या करता है कि अलाउ नहीं करता है, सिर्फ किसको करता है, ये एसी को, डीसी को पूरा तरह से ब्लॉक करके रखता है, नहीं जाने देता है। तो इसमें जो आपका होगा कैपेसिटर या कैपेसिटेंस कहिए, ये फर्स्ट नंबर आंसर आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। जैसे आपको दिखाते हैं ये फिगर देख लीजिए, यहां से क्या होता है कि यहां से धारा जो है क्या होता है कि प्रवाहित होता है, ये इंडक्टेंस है, ये एसी अलाउ करता है, एसी को क्या करता है, अलाउ करता है कि ठीक है भाई एसी तुम जा सकते हो, ये अलाउ करता है। तो यहां तक क्या आता है यहाँ पे, लेकिन अगर यहाँ पे अगर एसी आ रहा है तो एसी को नोट अलाउ, एसी
नोट अलाउ, यहाँ पे एसी को जाना मना है, एसी यहाँ से कैपेसिटर से एसी अलाउ नहीं होगा। ओनली फॉर अलाउड किसका होगा, तो ये डीसी अलाउ करेगा कि भाई डीसी जा सकते हो मेरे यहाँ से, ठीक है। तो ये कैपेसिटर या कैपेसिटेंस कहिए, वो डीसी को ब्लॉक करता है, एसी को, अच्छा यह ना डीसी को यहाँ डीसी होगा, हाँ डीसी नोट अलाउ, ये डीसी नोट अलाउ होगा, ये अलाउ होगा, ठीक है। एसी को अलाउ करता है, डीसी को अलाउड नहीं करता है, इसको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है। अगला नंबर देखिए, अगला नंबर ये चीजें आपको दे दिया गया है इस क्वेश्चन में कि निर्वात में स्वतंत्र रूप से गिरती हुई सभी वस्तुओं के लिए किसका मान समान होता है। देखिए निर्वात में अगर कोई भी वस्तु अगर गिराते हैं, दो गो वस्तु अगर ले लेते हैं, अगर नीचे गिरा रहे हैं, कोई पत्ती उत्ती ले लेते हैं या कुछ भी ले लेते हैं, अगर गिरा रहे हैं उस कंडीशन में, तो ये चीज जान लीजिए कि इसमें जो होता है ये एक्सेलरेशन जो है क्या होता है कि समान होता है, क्या एक्सेलरेशन, जिसे हम लोग जो है त्वरण कहते हैं, त्वरण का मान जो है क्या होता है कि समान होता है, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा कि थर्ड नंबर आंसर करेक्ट होगा। अगर निर्वात की ये बातें कर लेते हैं तो किसमें, निर्वात में, निर्वात की अगर बातें कर लेते हैं, क्योंकि वायु क्या होता है कि अवरोध पैदा करता है, निर्वात में नहीं करता है। चलिए अगला नंबर देख लीजिए, अगला नंबर दे दिया है कि प्रदीप्त यानी इल्यूमिनेशन की मान निम्नलिखित में से किसका प्रयोग करके ज्ञात किया जाता है। तो ल्यूमिनियस को किसमें मेजर करते हैं, लक्स मीटर में, किसमें, लक्स में। तो लक्स से ही क्या किया जाता है कि ये प्रदीप्त की जो है माप की जाती है या मापा जाता है। अगला देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन आपको दिखाते हैं, ये टेस्ट का अगला नंबर है कि हवा का पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही व्यवहार करेगा जैसा कौन सा व्यवहार करता है। देखिए हवा में पानी का बुलबुला किस तरह का व्यवहार करता है दोस्त, करता है अवतल लेंस की तरह, किसके, अवतल लेंस, अवतल लेंस की तरह। जिस तरह से अवतल लेंस व्यवहार करता है उसी तरह से पानी में जो होता है हवा का बुलबुला जो होता है, बबल्स जो होता है, वो अवतल लेंस की तरह व्यवहार करता है, ध्यान रखना है ये चीजें। अगला देखिए, कहता है एक जय पद्धति जिसमें प्राश्रव्य ध्वनि का उपयोग किया जाता है, किसमें किया जाता है। प्राश्रव्य ध्वनि, प्राश्रव्य ध्वनि आपको पता होना चाहिए जो 20 किलो हर्ट्ज से क्या होता है कि ऊपर होता है, क्या होता है, ऊपर होता है, तो उसको हम लोग जो है क्या कहते हैं कि ये प्राश्रव्य ध्वनि कहते हैं। तो इसमें किसका इस्तेमाल करते हैं, इसमें जो प्राश्रव्य ध्वनि का इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम लोग जो है अल्ट्रासोनिक साउंड कहते हैं, वो इस्तेमाल किया जाता है सोनोग्राफी में। किसमें, सोनोग्राफी में। एक्सरे में नहीं करते हैं, ना ईसीजी में करते हैं, ना डबल ईजी में करते हैं, किसमें करते हैं, सोनोग्राफी में। सोनोग्राफी होता क्या है थोड़ा सा जान लीजिए। तो सोनोग्राफी एज ए लाइक मान लीजिए, जैसे कि मान लीजिए ये आप जानते होइएगा अल्ट्रासाउंड, क्या, अल्ट्रासाउंड जानते होइएगा, जो क्या होता है कि मानव के शरीर के अंगों को जांच करने के लिए, अंगों को छवि बना करके जो है दिखाता है कंप्यूटर पे, तो उसका इस्तेमाल करते हैं। अल्ट्रासाउंड से हम उसको देख लेते हैं। या क्या होता है कि पेट उट में अगर किडनी स्टोन हो गया है तो उसको भी अल्ट्रासाउंड से हम लोग चेक कर लेते हैं। तो सोनोग्राफी में क्या होता है कि ये आपका क्या होता है कि प्राश्रव्य यानी कि 20, ये इसमें क्या होता है कि 20 किलो हर्ट्ज से ऊपर के ध्वनि को क्या करते हैं कि उसमें भेजा जाता है, फिर उसकी छवि प्राप्त की जाती है। जैसे आपको बताते हैं, जैसे मान लीजिए कि एक डॉक्टर साहब है, ये क्या है कि ट्रांसड्यूसर है, इससे क्या करता है कि इसके अंदर के चीजों को देखने के लिए क्या करता है कि इस्तेमाल करता है। इसी से क्या होता है, इसी से ये अल्ट्रा जो बताए हैं ये आपका प्राश्रव्य ध्वनि क्या किया जाता है कि यहां से भेजी जाती है, यहां से निकलते हुए यहाँ कंप्यूटर में आती है, फिर इसकी छवि यहाँ पे क्या होती है कि दिखाई देती है, जिसे हम लोग जो है सोनोग्राम कहते हैं। ठीक है, सोनोग्राफ किया जाता है, जिसको सोनोग्राम करते हैं, जो छवि बनती है सो, तो इसका इस्तेमाल किया जाता है, ध्यान रखना है। ये जो है प्राश्रव्य ध्वनि का जो है होता है कितना, ये 20 किलो हर्ट्ज से ऊपर का इस्तेमाल किया जाता है साउंड का, तो इसको ध्यान में रखिएगा एज ए लाइक अल्ट्रासाउंड। अगला देखिए, अगला नंबर दे दिया है कि यदि किसी स्थान के तापमान में अगर सहसा वृद्धि हो जाए, मतलब कि अचानक अगर वृद्धि हो जाती है, तो अपेक्षित आर्द्रता का मान क्या होगा, ये हमें जानना है। टेम्परेचर और आर्द्रता में क्या हो सकता है, ये चीजें हमें बताना है। देखिए आपको बताते हैं कि ये टेम्परेचर जो होता है ये व्युत्क्रमानुपाती होती है ह्यूमिडिटी की, मतलब कि आर्द्रता की, किसकी, आर्द्रता की। ध्यान रखना है ये चीज, मतलब अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो आर्द्रता का मान घट जाएगा, आर्द्रता का मान घट जाएगा। अगर टेम्परेचर घटता है तो आर्द्रता का मान बढ़ जाता है। तो यहाँ पे कहता है कि ये आर्द्रता, ये क्या है कि आपका जो है टेम्परेचर, तापमान का मान अगर बढ़ता है तो ये क्या होगा, ह्यूमिडिटी आर्द्रता जो होगी वो घट जाएगी, यही होगा, ये करेक्ट आंसर है। चलिए अगला नंबर देखिए, अगला नंबर दे दिया है कि बोलोमीटर
मापन एक युक्ति है। देखिए बोलोमीटर जो होता है एक रिंग टाइप का होता है, एक तरह से कहिए इस तरह का होता है, रिंग टाइप का ही होता है वो बोलोमीटर जो होता है। तो इससे क्या किया जाता है ना कि इससे ये मतलब कि एक तरह से कहिए तो ये गर्मी को मेजर करने का काम करता है, किसे गर्मी मापता है, या इसको कह सकते हैं आप कि ये सूर्य के जो उष्मा होता है विकिरण, विकिरण को मेजर करने का काम करता है ये। तो इसको ध्यान में रखिएगा, उसमें विकिरण को क्या करता है, ये आपका बोलोमीटर जो है इस्तेमाल होता है, ये बोलोमीटर ये इसका मेजर करते हैं, ध्यान रखना ये चीजें। चलिए अगला टेस्ट में देखिए, अगला टेस्ट का क्वेश्चन दे दिया है कि रक्त कैंसर को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाता है वो कौन सा आइसोटोप है। देखिए इसमें रक्त ये कैंसर को यानी कि रक्त अल्पकता का ये एक तरह से उसका इस्तेमाल जो किया जाता है कोबाल्ट 60। अगर कोबाल्ट 60 की शरीर में अगर मान लीजिए कि आपकी कमी हो जाती है तो ये जान लीजिए कि रक्त अल्पकता हो जाएगा, रक्त अल्पकता ये कहा जाता है, जिसको जो है एनीमिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एनीमिया यानी कि खून की कमी। तो खून की कमी अगर कोबाल्ट 60 की कमी होती है तो ये जान लीजिए कि आपको इसकी कमी हो जाएगी, ठीक है, रक्त अल्पकता हो जाएगा। विटामिन B12 में कोबाल्ट 60 पाई जाती है, विटामिन B12 में, ध्यान रखना है, पूछे जाते हैं। चलिए अगला नंबर देखिए, अगला नंबर कहता है कि सागरीय खरपतवार में किसका महत्वपूर्ण स्रोत होता है। सागरीय खरपतवार जो होता है उसमें सोडियम क्लोराइड का, मतलब कि इसमें कहिए एक तरह से लवण, कहिए एक तरह से क्या कहिए, लवण। लवण की जो है क्या होती है कि मात्रा होती है, लवण या आयोडीन कहिए, ये आपका क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा, आयोडीन का, ठीक है, इसी को हम लोग जो आयोडीन भी कहते हैं। अगला देखिए, अगला नंबर ये दे दिया कि रदरफोर्ड प्रकीर्णन में किसकी मौजूदगी को सिद्ध किया था। तो रदरफोर्ड जो है 1911 ईस्वी में इन्होंने एक प्रयोग किया था। क्या प्रयोग किया था दोस्त, इन्होंने ये चीजें प्रयोग किया था रदरफोर्ड ने कि एक जो है सोने की पतली पत्थर ली थी और यहां से क्या किया था, ये सोर्स था, ये सोर्स था रे सोर्स का, ये यहां से अल्फा किरण से यहां पे क्या किया गया था कि आघात कराया गया था। तो यहां से जो हुआ था ये कुछ किरण जो है आर पार निकल गई थी और कुछ किरण जो थी इधर चली गई थी, कुछ किरण आर पार आपस में निकल गई थी। ये सेंटर था यहां से, तो यहां से कुछ किरणें क्या हुई थी कि आर पार निकल गई थी, ऐसे ध्यान रखना है, ऐसे निकल गई थी। और कुछ किरणें जो है यहां से होते हुए यहां मुड़ गई थी। लेकिन कुछ ऐसे किरणें थे जो यहां से गई तो सही है, लेकिन यहां से फिर वापस आ गई थी, क्योंकि यहां पे प्लस पॉजिटिव चार्ज कोई पहले से था। अल्फा कण जो होता है वो पहले से पॉजिटिव होता है। जब पॉजिटिव जाकर के टकराती है तो क्या होती है कि वो ठीक रिटर्न आ जाती है, एक दूसरे को आकर्षित नहीं करते हैं, विकर्षित कर देता है। तो वो किया था, जिससे पता चला कि ये जो है सोने की पतली परत में कहीं ना कहीं कुछ रूप में जो है यहाँ पे क्या है कि प्लस चार्ज पहले से है। और इसी को इन्होंने क्या किया था कि न्यूक्लियस नाम दिया था, मतलब कि नाभिक की खोज किए थे। ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। 1911 ईस्वी में, 1911 ईस्वी में रदरफोर्ड साहब ने, ध्यान रखना है चाहिए, ठीक है, सोने की पतली पत्थर थी। हाँ तो इसमें तो बताया नहीं क्या था, ये करेक्ट आंसर जो होगा आपका परमाणु के नाभिक यानी न्यूक्लियस का, ये न्यूक्लियस का खोज किया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। अगला नंबर देखिए, अगला नंबर कह दिया है कि लकड़ी के भंजन के आसमन से प्राप्त होता है तो उसको क्या कहते हैं। देखिए लकड़ी के भंजन से जो आसमन प्राप्त होता है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं पायरोलिनियस अम्ल कहते हैं, पायरोलिनियस अम्ल कहते हैं। इस पायरोलिनियस अम्ल में जो होते हैं बहुत सारे पदार्थ मिले होते हैं। जैसे लकड़ी को आप गर्म कीजिएगा ना, तो गर्म करने के बाद क्या हो जाएगा कि उसमें से एक तरल पदार्थ निकलता है, तो वो तरल पदार्थ होता है, क्या होता है, तरल चिपचिपा पदार्थ होता है, चिपचिपा पदार्थ होता है। अब इसमें जो होता है मिले जो होते हैं ये चीज, मान लीजिए कि इसमें जो मिला होता है, इसमें होता है मेथनोइक अम्ल होता है, मेथनोइक अम्ल होता है इसमें, ये मेथनोइक अम्ल होता है। दूसरी ये चीजें जान लीजिए कि जल भी होता है इसमें, हाँ, और भी जो है कुछ मात्रा जो है अन्य पदार्थ भी इसमें क्या होते हैं कि मिले होते हैं। मेथनोइक अम्ल की अगर बात कर लेते हैं तो 50% तक के जो है मेथनोइक अम्ल होता है। जल की बातें कर लेते हैं तो 80% तक के इसमें जल होता है। बाकी जो है मिला जुला जो होता है वो 50% के आसपास में इसमें मिला होता है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं ये, ठीक है। एसिटिक एसिड भी होता है इसमें, क्या होता है, एसिटिक एसिड, ये जो देख रहे हैं ये एसिटिक एसिड भी होता है, एसिटिक अम्ल ये भी इसमें मिला होता है। तो ये भी जो है क्या होता है कि 0.5 या 10% के आसपास में क्या होता है कि ये पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें क्या होता है कि मिला होता है इसमें। चलिए
अगला नंबर देख लीजिए, कहता है कि आवर्त सारणी में दो तत्व जो है फ्रांस के नाम पे रखी गई थी, उनमें से पहला दे दिया है फ्रांसियम। क्या दे दिया है? फ्रांसियम दे दिया है। फ्रांसियम का जो संकेत होता है वो जान लीजिए, फ्रांसियम को FR से सूचित करते हैं, ठीक है। और दूसरा इसमें और क्या होगा ये चीज जानना है। दूसरा जो होगा ये जान लीजिए कि फर्मियम होगा। क्या होगा? फर्मियम, जिसको FM से सूचित करते हैं। ये इसका क्या होता है कि संकेत होता है। तो ये दो ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनको फ्रांस के नाम पे रखी गई थी, ठीक है। अगला नंबर देखिए, दमा और खांसी के रोगों में काम आने वाले जो है औषधि, कह दिया है इंफ्रेडिन, किससे प्राप्त की जाती है? देखिए इंफ्रेडिन जो होता है इंफ्रेडा से प्राप्त किया जाता है। किसे? इंफ्रेडा से, उसी के नाम पे है, इसी से प्राप्त किया जाता है, भूलिएगा नहीं, क्योंकि उसी के नाम पे है, आराम से याद हो जाएगा। चलिए अगला नंबर देख लीजिए। अगला नंबर कहता है कि गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी किसके द्वारा किया जाता है? तो आपको बता दिए कि गर्भाशय में जो शिशु की जानकारी होती है किसके द्वारा होती है? अल्ट्रासाउंड के द्वारा। किसके द्वारा? अल्ट्रासाउंड के द्वारा होता है, जिसमें क्या होता है कि अल्ट्रावायलेट रे होती है। क्या होती है? अल्ट्रावायलेट रे कहते हैं, अल्ट्रासोनिक होता है। अल्ट्रासोनिक साउंड का इस्तेमाल किया जाता है, जिस साउंड का रेंज जो होता है 20 किलो हर्ट्ज से ऊपर होता है। ध्यान रखना है ये चीज, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा? अल्ट्रासाउंड। कहा गया ये अल्ट्रासाउंड। तो ये आपका क्या होगा कि फोर्थ नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए अगला नंबर देख लीजिए, कहता है पोंगल। पोंगल एक फसल उत्सव है जो कहाँ मनाई जाती है? अच्छा, किसकी है ये? देखिए पोंगल जो होता है ये चीजें जान लीजिए, न तो सरस्वती देवी सरस्वती की होती है, न अग्नि देवता की होती है, न देवी गंगा की होती, किसकी? सूर्य देवता की होती है। पोंगल जो है सो पोंगल कहाँ पे मनाई जाती है? थोड़ा सा ध्यान रखिएगा ये चीजें, क्योंकि पूछे जाते हैं। देखिए पोंगल की अगर बातें कर लेते हैं तो पोंगल जान लीजिए कि ये तमिलनाडु में होता है। कहाँ पे? तमिलनाडु। ये तमिलनाडु में क्या होता है कि पोंगल मनाई जाती है, ठीक है। कब मनाई जाती है? तो ये 14 जनवरी से लेकर के 15 जनवरी तक के मनाई जाती है। क्यों मनाई जाती है? नई फसल कटाई के लिए। नई फसल जब कटाई होती है तो ये पोंगल त्योहार जो है तमिलनाडु में क्या होती है? मनाई जाती है। ध्यान रखना है, 14 जनवरी से लेकर के जो है 15 जनवरी के बीच में। इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। चलिए अगला नंबर देखिए। अगला नंबर कहता है बुद्ध ने अपना जो है पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था, जिसे डैश के नाम से जाना जाता है। सारनाथ में अपने 5 शिष्यों के साथ उन्होंने क्या किया था कि दिया था। तो वो क्या कहलाता? देखिए पहला उपदेश जो बौद्ध ने दिया था सारनाथ में, जो यूपी में पड़ता है, वो आपका कहलाता है धर्म चक्र परिवर्तन। क्या? धर्म चक्र परिवर्तन कहलाता है। ध्यान रखना है ये चीजें। अब महापरिनिर्माण जो होता है ये बौद्ध की मृत्यु का है। क्या? बौद्ध का ये एक आदमी का और मृत्यु है। ध्यान रखना है ये चीजें। किसका? BR अम्बेडकर साहब का। BR अम्बेडकर मृत्यु के रूप में ये क्या होता है कि ये मनाई जाती है, या महापरिनिर्वाण कहा जाता है ये, ठीक है। ये बौद्ध साहब का भी या भीमराव अम्बेडकर साहब का भी। ध्यान रखना है ये चीजें। दोनों को जो है मृत्यु को जो है महापरिनिर्वाण कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। ध्यान रखना है। वैसे पहला उपदेश जो दिया था वो धर्म चक्र परिवर्तन कहलाता है। 5 लोगों के बीच में दिया था, 5 उनके शिष्य थे। अगला देखिए, कहता है कि बोडो भाषा। बोडो भाषा कहता है कि भारत के किस राज्य में बोली जाती है? असम में बोली जाती है। असम में बोली जाती है। झारखंड में चले जाइएगा तो आपको अधिकांशतः जो हिंदी मिलती है, या लोकल लैंग्वेज जो होती है वो देखने के लिए मिलता है, ठीक है। चलिए अगला नंबर देखिए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? देखिए पहली महिला अध्यक्ष जो कौन थी वो कौन थी? सरोजिनी नायडू साहब थी। कौन थी? सरोजिनी नायडू साहब थी। 1917 में जो है ये 1917 के आसपास में क्या थे कि अध्यक्ष बने थे। ध्यान रखना है ये चीजें। सरोजिनी नायडू जो थे सो, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा कि ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली। उसके बाद जो है अगर चले जाएगा तो ये फर्स्ट नंबर तो आती है। दूसरी नंबर में महिला की बातें कर लेते हैं तो इंदिरा गांधी। दूसरे नंबर में इंदिरा गांधी, ठीक है। अगला नंबर देखिए, कहता है सांची का स्तूप जो है किस शहर के पास स्थित है? ये जाना है। देखिए सांची का स्तूप जो है ये मध्य प्रदेश में है। कहा? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में है। जो भोपाल उसका जो है राज्य पड़ता है वहीं पे है, ठीक है, भोपाल में। इसमें आपको जो है किसकी क्या चीज देखने के लिए मिलेगा मध्य प्रदेश में सांची के स्तूप में? तो ये बौद्ध का जो है मूर्ति देखने के लिए मिलेगा यहाँ पे। बौद्ध की मृत्यु के साथ साथ आप जान लीजिए ये चीजें कि इसका निर्माण जो करवाया था, कौन कराया था?
तो निर्माण जो हुआ था ये अशोक ने करवाया था। किसने? अशोक ने। ध्यान रखना है ये चीजें। तो बुद्ध की मूर्ति जो है देखने के लिए मिलेगा। निर्माण किसने कराया था? अशोक ने। ध्यान रखना है कहां पे? ये मध्य प्रदेश के भोपाल में आपको सांची का स्तूप देखने के लिए मिलेगा, जिसमें अशोक का चक्र आप देखते हैं ना, इस तरह का आधा चक्र वाला, वो वहीं से मिलेगा। क्योंकि अशोक साहब ने ही क्या किया था, अशोक सम्राट जो थे निर्माण किए थे, जो पैसा में अशोक चक्र होता है ना, वो चीज आपको देखने के लिए मिलेगा। अगला नंबर देखिए, अगला नंबर कह दिया कि GSAT-21 क्या है। देखिए GSAT-21 जो है इसमें तो ये दिया है, ठीक है, ठीक लगा ही हुआ है। ये दूरसंचार उपग्रह है। क्या है? दूरसंचार उपग्रह है ये। अब देखिए ये GSAT-21 की अगर बातें कर लेते हैं तो GSAT-21 देखिए आपको बताते हैं कि ये क्या है कि GSAT-21 है, ठीक है। GSAT-21 की अगर बातें कर लेते हैं तो दोस्त GSAT-21 जो है किसके लिए है? तो ये एक उपग्रह है, पृथ्वी का उपग्रह है। किसके लिए है? तो ये टेलीकम्युनिकेशन के लिए है। किसके लिए? टेलीकम्युनिकेशन। टेलीकम्युनिकेशन में किसके लिए है? तो पहले जो जान लीजिए, टेलीकम्युनिकेशन में ये जो आ जाता है टीवी आ जाता है, दूसरे नंबर में रेडियो है, ठीक है, तीसरे नंबर में ले लीजिए तो मोबाइल भी है, ठीक है, चौथे नंबर में ले लीजिए दोस्त था आपका जो है DTH जो देखते हैं वो है, एंड ETC। जितने भी कम्युनिकेशन होते हैं वो सभी जो है क्या होते हैं कि यही GSAT-21 के थ्रू होता है, जो आई थिंक जो है 2019 के आसपास में इसको प्रक्षेपित किया गया था, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला दिखाते हैं। अगला नंबर देखिए, कहता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था, ये जानना है। देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि कब हुआ था दोस्त। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था ये जान लीजिए आपका ये हुई थी आपको 13 अप्रैल और 1919 को। 13 अप्रैल 1919 को क्या हुआ था कि जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। इसमें क्या हो रहा था कि शांतिपूर्ण जो है क्या हो रहा था, यहाँ पे बैठक हुई थी, महात्मा गांधी ये सब बहुत सारे जो उनके सहयोगी थे वो बैठे हुए थे। उसी पर क्या था कि जनरल डायर, कौन? जनरल डायर ने क्या किया, आदेश दे दिया था उस पर अंधाधुंधी गोली चलाने के लिए। जब अंधाधुंधी गोली चली थी तो इस पे जनरल डायर के द्वारा जब कहा गया था अंधाधुंधी गोली चलाने के लिए, तो उस पे जान लीजिए कि 400 प्लस लोग क्या हो गए थे कि डेथ हो गए थे। क्या हो गए थे? डेथ हो गए थे, यानी कि मृत्यु हो गई थी उनकी, 400 लोगों की। और ये चीजें जान लीजिए कि 2000 प्लस लोग क्या हुए थे कि घायल भी हो गए थे। तो इसको ध्यान में रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है। सभी जो है सवाल पूछे जाते हैं, याद रखना जरूरी है। चलिए अगला नंबर देखिए, अगला नंबर ये दे दिया, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन जो शुरू किया गया था आपको 1942 में। कब किया गया था? 1942 में आपको भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हो गई थी, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला नंबर देख लीजिए, अगला नंबर दांडी मार्च कहता है कि किस आंदोलन से संबंधित है। देखिए दांडी मार्च आपको पता होना चाहिए, दांडी मतलब कि एक दांडी जगह का नाम था जो अहमदाबाद गुजरात में पड़ता है, ठीक है। तो दांडी वही कहा जा रहा है इसमें कि दांडी मार्च जो है ये कब शुरू हुई थी, ये चीजें जाना। अच्छा क्या है, किससे संबंधित है? हाँ, तो दांडी मार्च जो है वो किससे संबंधित है दोस्त? ये एक तरह का सविनय अवज्ञा आंदोलन था। क्या था? सविनय अवज्ञा आंदोलन था, न कि असहयोग आंदोलन था, न भारत छोड़ो आंदोलन था, न स्वदेशी आंदोलन था। एक तरह का सविनय अवज्ञा आंदोलन था। एक तरह से कहिए कि नमक आंदोलन भी कह सकते हैं इसको, नमक आंदोलन, क्योंकि नमक के लिए ही आंदोलन किया गया था, ठीक है। अब ये चीजें आपको बताते हैं दोस्त कि यह आंदोलन कहां से शुरू हुई थी, कहां तक की गई थी, थोड़ा सा इसको समझ लीजिए। देखिए ये आंदोलन स्टार्ट हुई थी, आपको बता देते हैं, ये साबरमती आश्रम से स्टार्ट हुई थी। कहां से? साबरमती आश्रम से स्टार्ट हुई थी। ध्यान रखना है ये चीजें। कब हुई थी? तो 12 मार्च को, 12 मार्च को जो है ये स्टार्ट हुई थी। ध्यान रखना है ये चीजें, ठीक है। 1919 ही था, हाँ। और जो है ये 6 अप्रैल को जाकर के क्या हुई थी कि खत्म हो गई थी, ठीक है। 6 अप्रैल को। टोटल अगर देखा जाए तो इसमें जो है 24 दिन लग गए थे इस यात्रा को करने के लिए, 24 दिन। कितने लोगों ने इसमें भाग लिया था? लगभग 78 लोग क्या किए थे कि इस दांडी यात्रा में भाग लिए थे। ध्यान रखना है, यहां से शुरू हुआ था, यहां से होते 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 यहां तक के जो पहुंचे थे लोग। तो इसको ध्यान में रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। चलिए अगला नंबर देख लीजिए, अगला नंबर दे दिया कि सुंदर वन, कहता है कि सुंदर
हाँ, सुंदरबन किस जानवर के लिए जो है प्रसिद्ध है? सुंदरबन जो है कि देखिए ये बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? बंगाल टाइगर के लिए। ध्यान रखना है, ये आपका क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा कि सुंदरबन बंगाल टाइगर के लिए काफी फेमस है। अगला देखिए, कहता है मोतीलाल नेहरू ने 8 अन्य कांग्रेसी नेताओं के साथ भारत के संविधान का मसौदा निम्नलिखित में से किस वर्ष जो है तैयार किया था? देखिए, संविधान का तैयार तो संविधान बनने की जो प्रोसेस कहिए, एक तरह से सिलसिला कहिए, तो वो बहुत पहले शुरू हो गई थी। जैसे कि इसमें शुरुआत की गई थी, तो ये जान लीजिए कि आपका जो है ये 19 मई, हाँ शायद 19 मई था, और 1928 ईस्वी को जो है ये तैयार किया गया था, ये संविधान बनने के लिए। ठीक है, इसमें जो आदमी शामिल थे ये कौन कौन थे, ये थोड़ा सा जान लीजिए। ठीक है, ये प्रस्ताव जो है किया गया था कि चलो ठीक है, भारत का अपना संविधान होना चाहिए। तो इसमें जो लोग थे, इसमें लोग कौन कौन थे ये थोड़ा सा जान लीजिए। तो ये तो थे मोतीलाल, कौन? मोतीलाल खुद इसमें शामिल थे। दूसरा नंबर जान लीजिए कि सुभाष चंद्र बोस का नाम जानते होइएगा, सुभाष चंद्र बोस साहब भी थे। कौन? सुभाष चंद्र बोस, ये सुभाष चंद्र बोस साहब भी थे। और इसमें एक और आदमी थे जो इसमें तेज बहादुर साहब भी थे। हाँ, तेज बहादुर भी थे। और इसमें एक कोई जो है आप जान लीजिए कि एक मुस्लिम करके थे, तो जो इमाम थे, ठीक है, इमाम कुछ करके थे, नाम पूरा याद नहीं आ रहा है, ध्यान रखना है ये चीजें। इतने लोगों ने क्या किया था कि 1928 ईस्वी में संविधान को जो है क्या किया था कि मसौदा तैयार किया था, इतने लोगों ने मिल करके। तो इसको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है। तैयार तो बहुत पहले मतलब किया गया था। उसके बाद जो है जाकर के जो है आप जान लीजिए कि 1934 में इसका जो है क्या किया गया था, 1934 की बातें कर रहे हैं। 1934 में इसका डिमांड शुरू हो गया था कि भाई हमको अपना संविधान चाहिए। 1946 में जाकर के क्या हुआ था कि एक कैबिनेट मिशन, विक्रिप्शन कैबिनेट मिशन भी आया था, कैबिनेट मिशन। तो कैबिनेट मिशन के थ्रू जो है यहां से क्या हुआ था कि संविधान जो है बनना शुरू भी हो गया था। क्या? संविधान बनना शुरू हो गया था। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे जाते हैं, ध्यान रखना है ये चीजें। चलिए अगला दिखाते हैं क्वेश्चन। देखिए अगला नंबर ये दिया है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा की मांग की थी? देखिए हम आपको क्या बोले थे कि 1928 ईस्वी में क्या किया गया था कि मसौदा तैयार किया गया था। मसौदा तैयार किया गया था, ये तैयार सिर्फ हुआ था मसौदा। और 1934 में जान लीजिए कि डिमांड हो गया था। क्या हो गया था? ये डिमांड हो गया था, मांग की गई थी 1934 ईस्वी में। और 1946 ईस्वी में शुरू हो गई थी। ध्यान रखना है, क्या हो गई थी? शुरू हो गई थी संविधान की। ये सब इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना है। चलिए अगला नंबर देखिए, कहता कि स्वतंत्र भारत का संविधान बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के ऐसे संविधान सभा द्वारा बनाना चाहिए जो वयस्क मताधिकार, क्या हो? वयस्क मताधिकार के आधार पर चुना गया हो। यह बयान किसने दिया था ये जानना। मतलब कि संविधान जो बने तो उसमें जो वोट डालने का अधिकार हो वयस्क के अधिकार पे होना चाहिए, वो भी बिना चुने हुए, बिना इलेक्टेड, मतलब कि उसी वयस्क के आधार पर चुना जाना चाहिए। ये चीजें, ये किसका मतलब स्टेटमेंट था? ये था पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब का। ध्यान रखना ये चीज किसका? पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब का। चलिए अगला देखिए, कहता है कि कैबिनेट मिशन कब भारत आया था। देखिए कैबिनेट मिशन की बातें कर रहे थे तो 1946 में कैबिनेट मिशन आ गया था। और यहीं से क्या हुआ था कि संविधान किस मतलब कि हाँ कैबिनेट मिशन, ये कैबिनेट मिशन भारत आया था, 1946 में आया था। इसका उद्देश्य क्या था ये जान लीजिए, क्योंकि पूछे जाते हैं। इसका उद्देश्य था संविधान बनाना। क्या? संविधान बनाना। और इसी के लिए जो है ये भारत में आया ही था। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला नंबर देखिए, अगला नंबर दे दिया है कि 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन का नेतृत्व जो है किसके द्वारा किया गया था। देखिए 1946 में संविधान बनने की जो प्रोसेस मतलब शुरू हो गई थी, सिलसिला शुरू हो गई थी, उसी के बाद करा कि नेतृत्व जो है वो किसके नेतृत्व में, किसके द्वारा किया गया था दोस्त? ये की गई थी ये सर पेंथिंग्स लॉरेंस के मतलब की नेतृत्व में किया गया था। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, सर पेंथिंग लॉरेंस को। चलो अगला नंबर देख लीजिए, कहता कि भारतीय संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी। तो भारतीय संविधान सभा जो है क्रिप्स मिशन, कौन? क्रिप्स मिशन, जो 1946 में भारत आए थे और इसी के उद्देश्य से आए थे कि हमें जो है क्या करना है कि संविधान बनाना है। और इसी के कहने पे क्या हुआ था कि यहां से संविधान बनने की सिलसिला शुरू हो गई थी। संविधान बनने
की शुरुआत हो गई थी। ध्यान रखना है, ये चीजें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अगला देखिए, कहता है कि विश्व में सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, ये जानना है। देखिए विश्व में सबसे बड़ा महासागर आपको तो पता ही है कि सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, प्रशांत महासागर। कौन सा है, प्रशांत महासागर है। इसकी अगर मान लीजिए गहराई की अगर बातें कर लेते हैं, किसकी गहराई की अगर बातें कर लेते हैं दोस्त, जान लीजिए ये चीजें कि 4000 मीटर गहराई है इसकी डीप। ठीक है, अगर इसको आप किलोमीटर में कन्वर्ट कीजिएगा तो 4 किलोमीटर आपको गहराई देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, सबसे इसी में जो है सबसे गहरी खाई भी है। क्या है, गहरी खाई, सबसे बड़ी गहरी खाई है मरियाना स्ट्रेंच। मरियाना स्ट्रेंच, ध्यान रखना है, ये चीजें पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अगला नंबर देखिए, कहता है भारत का सबसे बड़ा जनसंख्या के अनुसार कौन सा राज्य है, ये जाना है। तो सबसे बड़े जनसंख्या वाला राज्य इसमें कौन सा है, बताइए। बिहार, यूपी, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र। बहुत लोग बताएंगे बिहार, बताइए। जो सबसे बड़ा राज्य है उसी में सबसे बड़ा जनसंख्या भी है, यूपी। क्या है, यूपी मतलब कि उत्तर प्रदेश। कितना है जान लीजिए इसमें कि 20 मिलियन के पास में है। किसके अनुसार, 2011 जनगणना के अनुसार। जनगणना के अनुसार जो है 20 मिलियन जनसंख्या थी लगभग। ध्यान रखना है, एग्जैक्ट तो नहीं बता सकते हैं, लगभग उसी के आसपास में है। मतलब कि इस तरह से करके समथिंग समथिंग डॉट आता है, मतलब 20 मिलियन के आसपास में मान के चलिए इसको। ठीक है, चलिए अगला देखिए, कहता है सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। देखिए सबसे ऊंचा जलप्रपात की अगर बातें कर लेते हैं तो दोस्त एंजल फॉल्स है। कौन है, एंजल फॉल्स है। इसकी अगर बात कर लेते हैं तो कितनी बड़ी है, कितनी मीटर ऊंची है ये, सबसे अगर ऊंचा कहा जाए तो ये आपको जो है 32-12 फीट के आसपास में ये है। मतलब अगर देखा जाए तो ये 900 समथिंग जो है, मतलब कि 919 या इसी के आसपास में मीटर में आता है, कन्वर्ट कर लीजिएगा इसको। इतना क्या है कि ये ऊंचा है। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा, सबसे ऊंचा जलप्रपात आपको एंजल फॉल्स से देखने के लिए मिलेगा। चलिए अगला दिखाते हैं। अच्छा, तो इतने क्वेश्चन थे आपको बता दिए हैं। अब ये जान लीजिए कि अगर ये सब का अगर पीडीएफ चाहिए, ये जो बता दिए हैं इस सब का अगर पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको जो है एप्लीकेशन पे भी मिल जाएगा। कहाँ, ऐप पे, जिस पे टेस्ट चलता है। ठीक है, टेस्ट इसी पे चलता है, इसी पे आपको क्या मिलेगा कि देखने के लिए मिल जाएगा, इस पे मिल जाएगा। और नहीं तो जान लीजिए कि पीडीएफ आपको जो है मिल सकता है पीडीएफ टेलीग्राम पे। कहाँ, टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है वीडियो के, जाकर के उसको देख लीजिएगा। वहीं पे एप्लीकेशन का भी लिंक दिया हुआ है, जाकर के डाउनलोड कर लीजिएगा। टेस्ट अगले दिन लगा दीजिएगा। टेस्ट नंबर कितना, तो टेस्ट नंबर दोस्त है आपका 31 एक्टिव है, जाकर के लगा लीजिएगा। ठीक है, अगले दिन उसका फिर हम डिस्कशन लेकर के आएंगे। तो जाइए जाकर के डाउनलोड कीजिए एप्लीकेशन। एप्लीकेशन कौन सा है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वैसे दिया हुआ है, नाम जान लीजिए, ERCB सर के नाम से ही एप्लीकेशन है। ठीक है, जाइए और डाउनलोड कीजिए। चलिए अब क्या कर लेते हैं कि जितने भी लोगों ने टेस्ट दिया है उन सबका एक बार स्कोर कार्ड देख लेते हैं। ये ग्रुप डी में है, ग्रुप डी का जो नॉन स्टॉप टेस्ट है, ध्यान रखना है ये चीजें। टेस्ट जब भी दीजिएगा नॉन स्टॉप टेस्ट दीजिएगा, ध्यान रखना है ये चीजें। ठीक है, वो एनटीपीसी एंड ग्रुप डी वाला मत टेस्ट दीजिएगा। एनटीपीसी या ग्रुप डी करके होगा वो टेस्ट मत दीजिएगा, वो टेस्ट एक्टिव नहीं रहेगा। ध्यान रखना है, लाइव टेस्ट आपको यही चलेगा, एनटीपीसी नॉन स्टॉप टेस्ट जो है सो, तो उसी को टेस्ट दीजिएगा, उसमें आपको जो है आराम से देखने के लिए मिलेगा। चलिए अगला जो टेस्ट है, अगले ये टेस्ट नंबर कितना है, ये टेस्ट नंबर 30 का टेस्ट मतलब कि रिजल्ट है। ये रिजल्ट का ये या स्कोर कार्ड का ये स्कोर कार्ड है। ठीक है, चलिए इसमें दिखाते चलते हैं। पहले नंबर पर देख लीजिए, पहले नंबर पर आपको जो दिया हुआ है ये चंदन कुमार है। दूसरे नंबर पर देख लीजिए कि रंजन पंडित है। तीसरे नंबर पे सोहन लाल है। चौथे नंबर पे संजय है। 5वें नंबर की बात करें महेश है। 36 नंबर पे श्वेता है। 7वें नंबर पे मुन्नी है। 8वें नंबर पे मुकेश है। 9वें नंबर पे अक्षय है। 10वें नंबर पे रमेश है। 11वें नंबर पे कौन है, ये सुमन पाल करके है। चलिए अगला नंबर देख लीजिएगा, 12वें नंबर पे ये तन्नू आर्या करके है। 13वें नंबर की बात कर लेते हैं तो ये लखन है। 14वें नंबर पे एमटी शकीर है। 15वें ये पंकज है। 16वें पे पवन है। 17वें पे बिट्टू है। 18वें नंबर पे खुशबू है। 19वें नंबर पे सूरज है। 20वें नंबर पे काजल है। 21वें नंबर पे राकेश है। 22वें नंबर पे मोहन है। 23वें नंबर पे क्या है कि सानिया है।
उसके बाद देख लीजिएगा 24वें नंबर की बात कर लेते हैं, ये सानिया है 5वीं, इसमें देख लीजिए। हाँ, उसके बाद 25वें नंबर पे ये श्याम है, ये आपको जो है 26वें नंबर पे अली राजा है, 27वें नंबर पे कमलेश है, 28वें नंबर पे भरत है, 29वें नंबर पे अंशु है, 30वें नंबर पे इंद्रजीत है, 31वें नंबर पे मोहन है, 32वें नंबर पे धीरेश है, 33वें नंबर पे बबलू है, 34वें नंबर पे जितेंद्र है, 35वें नंबर पे ये शंकर है, 36वें नंबर पे ये कमलेश है। चलिए अपना क्या कीजिए, मार्क्स देखते रहिएगा उस साइड में कितना आया है, हम रैंक खाली बता देते हैं। 37वें नंबर पे लोकेश है, 38वें नंबर पे ये पलक है, उसको 39वें नंबर पे हरि किशन है, 40वें नंबर पे देवराज है, 41वें पे रामू जी है, 42वें नंबर पे पंकज कुमार है, उसके बाद देखिएगा 43वें नंबर पे आकाश है, 44वें नंबर पे अनीस है, 45वें नंबर पर रागिनी है, 46वें नंबर पे ये सुशील पाल है, और 47वें नंबर पे ये क्या है कि सुजीत है। उसके बाद देख लीजिएगा 48वें नंबर की बात कर लेते हैं तो उदय है, 49वें नंबर पे ये संजय कुमार है, 50वें नंबर पे बात कर लेते थे विनय यूपी से है। ये सभी जो है टेस्ट दिए थे ग्रुप डी में, किसमें, ग्रुप डी में दिए थे। ये कौन सा टेस्ट दिए थे, ये टेस्ट नंबर जो दिए थे ये 30 दिए थे, उसी का ये रिजल्ट है। ठीक है, चलिए अब चल लेते हैं कि एनटीपीसी वाले लोग, जो लोग एनटीपीसी में टेस्ट लगाए हैं उनको देख लेते हैं कि किसने कितना नंबर लेकर के आया है। तो एनटीपीसी वाले बने रहिएगा अंत तक के, दिखाते चलते हैं आपका अपना स्कोर कार्ड, उधर नंबर है देख लीजिएगा, रैंक हम दिखाते चलते हैं, ये आपका रैंक है। ठीक है, देखिए नंबर 1 की अगर बात कर लेते हैं तो मोहन है, दूसरे नंबर पे ये महेश है, तीसरे नंबर पे ये रागिनी है, चौथे नंबर पे अक्षय है, 5वें नंबर पे सुमन है, 6ठे नंबर पे मोनू है, 7वें नंबर पे शिशुप्रिया है, 8वें नंबर पे सोनू है, 9वें नंबर पे कुलदीप है, 10वें नंबर पे सचिन है, 11वें नंबर पे दिनेश है, 12वें नंबर पे सुनील है, ये 13वें नंबर पे क्या है कि कमलेश है। उसके बाद देख लीजिएगा, उसके बाद बताते हैं 14वें नंबर पे ये मनीष है, 15वें नंबर पे रमेश है, 16वें नंबर पे प्रत्यक्ष है, 17वें नंबर पे नीलेश है, 18वें नंबर पे चंदन है, 19वें नंबर पे श्वेता है, उसके बाद 20वें नंबर पे राजीव है, 21वें नंबर पे कुमुद है, 22वें नंबर पे अमृता है, 23वें नंबर पे पंकज है, 24वें नंबर पे ये सुशील है, उसके बाद 25वें नंबर पे ये शशि है, 26वें नंबर पर मुकेश है, 27वें नंबर पे ये पन्ने लाल है। उसके बाद देख लीजिएगा, उसके बाद जो है 28वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो रवि है, उसके बाद 29वें नंबर पे देख लीजिएगा विजय है, 30वें नंबर पे नुसरत है, 31वें नंबर पे ललन यादव है, 32वें नंबर पे सुमन है, 33वें नंबर पे ईशा है, उसके बाद 34वें नंबर पे कमला है, उसके बाद 35वें नंबर पे विनय है, 36वें नंबर पे विकास है, 37वें नंबर पे आसिफ है। तो ये सभी जो थे एनटीपीसी के थे, एनटीपीसी रिजल्ट था इन लोगों का। ठीक है, तो ये टेस्ट किसका था, ये टेस्ट नंबर जो था ये 30 का था। अगला एक्टिव टेस्ट है आपका, एक्टिव टेस्ट, नेक्स्ट एक्टिव टेस्ट है 31। तो उसको जाकर के टेस्ट क्या कीजिएगा कि अटेम्प्ट कर लीजिएगा, और जाकर के टेस्ट क्या कीजिएगा कि लगा लीजिएगा। ठीक है, देर मत कीजिएगा क्योंकि टेस्ट एक्टिव है, तो जाइए देरी मत कीजिए, लगा लीजिए। बाकी जिन लोगों को टेस्ट देना है कहाँ से देना है ये बताते हैं, क्योंकि जो लोग नए होंगे शायद पता ना होगा, तो नए लोगों के लिए बताते हैं कि डाउनलोड करना पड़ेगा एप्लीकेशन ERCV सर के नाम से, ERCV सर के नाम से। कहाँ से मिलेगा, ये प्ले स्टोर पे, गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल है ये टेस्ट एप्लीकेशन, वो वाली लोगो आएगी, आप जा करके इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, जा करके टेस्ट लगा लीजिएगा। टेस्ट नंबर आपको बता ही दिए हैं, कितना है, टेस्ट नंबर 31, ये एक्टिव है, जाकर के उसको दे देना है। ठीक है, कौन सा देना है, हमेशा ध्यान रखना है, नॉन स्टॉप, क्या नॉन स्टॉप ही टेस्ट देना है, ध्यान रखना है, ये चीजें एनटीपीसी या ग्रुप डी वाली नहीं चुननी है। चलिए जाइए फटाफट जाकर के डाउनलोड कीजिए एप्लीकेशन, जाकर के 31 टेस्ट लगाइए, फिर अगले दिन आपका रैंक कार्ड हम लेकर के आएंगे। फिलहाल में दोस्त हमें क्या कीजिए कि इजाजत दे दीजिए, फिर मिलते हैं अगले दिन नए टेस्ट डिस्कशन के साथ में, तब तक जय हिंद दोस्तों।